हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और छत्तीसगढ़ की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। पंजाब कांग्रेस के भीतर जिस तरह का भूचाल है उसको लेकर सारे देश में चर्चा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से आज इस्तीफा दे दिया। सिद्धू के इस्तीफे के 3 घंटे के भीतर उनके समर्थन में मंत्री रजिया सुल्ताना, प्रगट सिंह और पंजाब कांग्रेस के महासचिव गौतम सेठ, योगेंद्र ढींगरा, कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर चहल ने भी इस्तीफा दिया। साथ ही सिद्धू अपने निवास पर एक के बाद एक लोगों से मुलाकात और बैठकें कर रहे हैं और इसमें इस्तीफा देने वाले दोनों मंत्रियों के अलावा कई विधायक शामिल होने पहुंच गए। इसके पहले सिद्धू ने सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में लिखा कि पंजाब के भविष्य से समझौता स्वीकार नहीं है। सिद्धू को 18 जुलाई को ही पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। सिद्धू ने इस्तीफे की वजह नहीं बताई, लेकिन ये माना जा रहा है कि वे सीएम न बनाए जाने से खफा थे। इसके बाद मंत्री पद और मंत्रालयों के बंटवारे में भी उनकी नहीं चली। उनके विरोध के बावजूद सुखजिंदर रंधावा को गृह मंत्री बना दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के संबंध में कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन उन्हें नवजोत सिद्धू पर पूरा भरोसा है और ये भी कहा कि सब ठीक हो जाएगा। चन्नी ने आज शाम को इमरजेंसी बैठक बुलाई जिसमें सिद्धू के इस्तीफे से पैदा हालात पर बातचीत की है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया में कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि सिद्धू एक स्थिर व्यक्ति नहीं है, वो पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट के लिए फिट नहीं है। इधर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी निर्माणाधीन जोजिला टनल का आज जायजा लिया। जोजिला सुरंग का निर्माण 6,800 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोनमर्ग में जेडमूड सुरंग का निर्माण का जायजा लिया है। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि पूरे हिमालयन वैली में हम लोग कम से कम 52 किलोमीटर टनल बना रहे हैं। इस पर कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। गडकरी ने कहा कि इस टनल के पूरा हो जाने से लोगों को यात्रा में काफ़ी सुविधा मिलेगी। सर्दियों के मौसम में जो भारी बर्फबारी के दौरान श्रीनगर लेह लद्दाख हाईवे बंद होता है वो नहीं होगा और लद्दाख जाना आसान हो जाएगा। गडकरी ने कहा कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे में काम 3 साल में पूरा होगा। दिल्ली से कश्मीर तक का सफ़र उसके बाद 8 घंटे में पूरा हो जाएगा। इस टनल के निर्माण के लिए 4 बार टेंडर कैंसिल हो चुका था। बाद में टनल का ठेका हैदराबाद की मशहूर कंपनी मेगा इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मिला है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टनल निरीक्षण के दौरान कंपनी के MD कृष्णा रेड्डी वो भी वहीं मौजूद रहे। गडकरी मेगा इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के काम से संतुष्ट नजर आए। गडकरी ने कंपनी के MD रेड्डी से कहा, हालांकि टनल का निर्माण काम पूरा करने का जो टारगेट है वो 2026 तक का है, लेकिन वो चाहते हैं कि कंपनी इसे दिसंबर 2023 तक पूरा कर दे। चलिए अब प्रदेश की खबरों पर आते हैं। रायपुर के बरोड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैविक कृषि प्रबंधन अनुसंधान केंद्र का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने उन्नत किसानों से उनकी सफलता को लेकर बात की। उन्होंने कृषि और कृषक को देश की रीढ़ बताते हुए कहा कि जैविक कृषि प्रबंधन अनुसंधान केंद्र से किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से फसलों को बचाने और लाभकारी खेती के लिए छत्तीसगढ़ में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इतना ही नहीं, उन्होंने छत्तीसगढ़ में सुराजी गांव योजना के तहत गांव में बने गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी और उससे जैविक खाद के साथ साथ बिजली उत्पादन की राज्य सरकार की योजना की प्रशंसा की। प्रदेश में लघु धान्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के मिशन मिलेट को उन्होंने समय की ज़रूरत बताया। इस मौके पर विशेष गुणों वाली 35 फसलों की किस्में राष्ट्र को समर्पित की, किसानों को समर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जलवायु सहिष्णुता तकनीकी और पद्धतियों के प्रचार प्रसार के लिए केंद्र के जागरूकता अभियान में छत्तीसगढ़ की भागीदारी काफ़ी व्यापक होगी।
अलग अलग फसलों की 35 नई वैरायटीज आज जारी हुई हैं। आज रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट का लोकार्पण भी हुआ है। 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के तौर पर देश को एक नया वैज्ञानिक काम के लिए राष्ट्रीय संस्थान मिला है। ये संस्थान मौसम और अन्य परिस्थितियों के बदलाव से पैदा हुई चुनौतियां, बायोटिक स्ट्रेस, इससे निपटने में देश के प्रयासों को वैज्ञानिक मार्गदर्शन मिलेगा, वैज्ञानिक सहायताएं मिलेगी और वो बहुत बल देगा। किसानों का संदेश दिया है कि हम वैज्ञानिक पद्धति से खेती करें, मोटे अनाज को बढ़ावा दें और छत्तीसगढ़ के किसानों की समृद्धि के साथ साथ पूरे देश के किसानों की समृद्धि के लिए हमारे वैज्ञानिक समाज किसानों के साथ जुड़े। छत्तीसगढ़ के अंदर में जैविक खेती बढ़े, क्राफ्ट नए नए आ रहे हैं, 35 क्राफ्ट आए हैं, आने वाले समय में और आएंगे और वैज्ञानिकों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जो कृषि भूमि है उसके अंदर में आने वाले समय में जो परिवर्तन आएंगे, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राएं इसमें लाभान्वित होंगे और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के किसान और देश का किसान जितने भी पौध संरक्षण की विधाएं हैं, जितनी तकनीकी यहाँ से निजात होंगी, छत्तीसगढ़ के किसानों को और देश के किसानों को उसका लाभ मिलेगा। ये यहाँ से हमारे कृषि के लिए नया आधुनिक और जैविक खेती के बारे में हमारे किसान मन ला नया नया जानकारी मिली। कृषि कानूनों के विरोध में सोमवार को देशव्यापी बंद के बाद किसान संगठनों ने राज्य में मेगा शो कर केंद्र को अपनी ताकत दिखाई। किसान महापंचायत में नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर जैसे जाने माने चेहरे शामिल हुए। महापंचायत को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का भी समर्थन मिला। वहीं बीजेपी ने इसे राजनीति के आधार पर टिकाए का आंदोलन बताया। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देशव्यापी बंद के बाद किसान संगठनों ने छत्तीसगढ़ के राजिम में बड़ी किसान पंचायत की। इस दौरान किसान नेताओं ने केंद्र पर जमकर हमला बोला। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों नहीं कंपनियों के हित के लिए हैं, जिन्हें रद्द करने की मांग को लेकर किसान पिछले 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टिकैत ने बीजेपी को झूठा भी बताया। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार से भी सब्जी उत्पादकों को एमएसपी देने की मांग की। किसान को बंधन में कर दिया गया है, लेकिन बड़े व्यापारी जो उद्योगपति है उनको मुक्ति दी है। सरकार है यहाँ पे मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां। इनसे बच के रहना, ये बरूपिया है, ये देश को लूटने आए हैं। इन्होंने कहीं पे भी अपने घोषणा पत्र में ये नहीं कहा कि हम देश की सारी प्रॉपर्टियों को बेचने का काम करेंगे। सरकार बेवकूफ बनाती है, सरकार झूठ बोलती है। भारत सरकार उसमें कोई एमएसपी में खरीद नहीं करती। वो कहती है एमएसपी थी, है और रहेगी। हम भी कहेंगे सरकार नहीं थी, सरकार है और सरकार नहीं रहेगी। छत्तीसगढ़ के किसान को भी, उसका जो सब्जी का उत्पादन किसान है, उसको भी रेट मिलना चाहिए, एमएसपी उसकी भी लागू होनी चाहिए। किसान नेता योगेंद्र यादव और सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने भी किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र पर जमकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ का किसान भी इन तीनों कानूनों को रद्द करवाना चाहता है और एमएसपी का सवाल छत्तीसगढ़ के लिए भी उतना ही बड़ा सवाल है जितना बाकी देश के।
महापंचायत के समापन के बाद कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ल ने राकेश टिकैत को माला पहनाकर बधाई दी और कहा कि हम किसानों के साथ हैं। इस दौरान कांग्रेस विधायक धनेंद्र साव भी मौजूद थे। वहीं बीजेपी ने आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी है, वो बहुत ही बधाई की बात है। उनको बहुत बहुत बधाई मैं देता हूँ टिकैत जी को, बहुत ज्यादा। जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे थे वो एक भी ऐसा प्रावधान उन कानूनों में नहीं बता सके जो किसानों के हित में नहीं थे। इस बिल के खिलाफ जो आंदोलन हो रहे हैं केवल और केवल वो राजनीतिक कारण है। आंदोलन के 9 महीने बाद भी किसान नेताओं के तेवर में कानूनों को लेकर कोई नरमी नहीं दिख रही है, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। ऐसे में सवाल ये है कि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े किसान नेताओं का ये आंदोलन और कितने दिन खिंचेगा। सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 राज्य में। और एक बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल से मिलने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। सीएम निवास पर दोनों के बीच लगभग आधे घंटे तक चर्चा हुई है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से राकेश टिकैत मिलने पहुंचे। किसान महापंचायत के लिए वो रायपुर आए और रायपुर से राजिम जाकर किसानों के सम्मेलन में शामिल हुए और अब मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर तकरीबन आधे घंटे तक उन्होंने मुलाकात की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी के आदर्शों और सिद्धांतों से बच्चों को अवगत कराने के लिए इन्हें कक्षा 5वीं से 12वीं के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसमें शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को गांधी जी की मंशा के अनुरूप शिक्षा दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ आत्मनिर्भर बनाने वाली शिक्षा का प्रबंध राज्य सरकार की ओर से सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री बघेल की पहल पर गांधी जी के आत्मनिर्भर ग्राम की संकल्पना को पूरा करने के लिए स्कूली बच्चों को गांव का भ्रमण करवाकर सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के तहत नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इससे स्कूली बच्चों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ जल संरक्षण और मृदा संरक्षण जैसे विषयों की जानकारी मिलेगी। आत्मनिर्भर ग्राम की संकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों धर्मांतरण को लेकर सियासत चरम पर है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कर सरकार को घेर रही है। आज भी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करने के लिए राजधानी के 16 मंडलों से निकले और गिरफ्तारी दी। बीजेपी कहती है कि आदिवासी इलाके में सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है। इधर सत्ता पक्ष का मानना है कि भाजपा धर्मांतरण का प्रोपेगेंडा कर जनता का वोट बटोरना चाहती। हिंदुओं के राजनीतिक दल का प्रभाव 70% तो आज ही राजनीतिक दलों का है धर्मांतरण। बाकी जो 30% हैं उनमें कुछ विदेशी षड्यंत्र है, कुछ उनकी लाचारी है। बरसता पानी हो, आंधी हो, तूफान हो, धर्मांतरण के खिलाफ हम लड़ेंगे। धर्मांतरण का विरोध करने वाले हम लोग हमेशा रहेंगे। सुना आपने। धर्मांतरण पर पुरी के पीठाधीश्वर निशलन सरस्वती का कहना है कि इसके लिए 70% राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं, जबकि 30% लोग भावुकता और अन्य कमजोरियों के चलते धर्मांतरण कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा धर्मांतरण को लेकर आक्रामक मोड में है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने चुनाव से पहले ही धर्मांतरण को प्रमुख एजेंडा बनाकर सरकार को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है। मंगलवार को रायपुर में बीजेपी के 16 मंडलों से जुटे कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण करने वालों की गिरफ्तारी और इसका विरोध करने वालों की रिहाई की मांग पर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले और फिर अपनी गिरफ्तारी दी। भाजपा नेताओं का आरोप है कि प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण किया जा रहा है, जिसका भाजपा हर स्तर पर विरोध कर रही है। दरअसल बीते दिनों भाजपा ने बस्तर में चिंतन शिविर में रणनीति बनाकर धर्मांतरण के मुद्दे को बड़ा एजेंडा बनाते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन की रणनीति पर काम शुरू किया है।
अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। धर्मांतरण करने वाले लोगों को अब जनता ने मारना शुरू कर दिया है। तो ये सरकार समझ ले कि धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के खिलाफ में अगर कार्रवाई नहीं होगी तो जनता सड़कों पर उतरकर ईंट से ईंट बजा देगी। और धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के खिलाफ में पूरे छत्तीसगढ़ के 400 थानों में रिपोर्ट हुई है, रायपुर में एफिडेविट के साथ में रिपोर्ट हुई है। उसके बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना, ये सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है जो देश को तोड़ने का काम कर रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा धर्मांतरण को छत्तीसगढ़ में मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। चौबे ने भाजपा से पूछा कि अगर बीजेपी को धर्मांतरण की इतनी चिंता है तो इसके खिलाफ काम करने वाले दिलीप सिंह जुदेव, जिन्होंने सैकड़ों लोगों की हिंदू धर्म में वापसी करवाने का काम किया, उन्हें भाजपा ने हर बार हर जगह उपेक्षित क्यों किया। चौबे का आरोप है कि भाजपा के लिए धर्मांतरण केवल सियासी मुद्दा है जिसके सहारे वो वोट पाना चाहती है और इसका जवाब छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें देगी। धर्मांतरण उनका मुद्दा केवल राजनीति और कुर्सी प्राप्ति के लिए ही है तो मैं समझता हूँ ये उनकी पार्टी का, उनकी सोच का दुर्भाग्य है। और अगर वो लोग संजीदगी होते तो मैं समझता हूँ धर्मांतरण के पक्ष में खड़े होने वाले इस छत्तीसगढ़ से सबसे बड़े दिग्गज नेता आदरणीय दिलीप सिंह जुदेव की भारतीय जनता पार्टी उपेक्षा नहीं करती। ये तय है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा धर्मांतरण के मामले में सरकार के खिलाफ एक बड़ा माहौल बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल है, क्या 2023 के चुनाव में प्रदेश में धर्मांतरण पर वाकई किसी दल को जनता का साथ मिलेगा? उससे भी अहम सवाल ये, क्या वास्तव में प्रदेश में धर्मांतरण एक गंभीर मुद्दा है? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। रायपुर में 3 प्रमुख मांगों को लेकर गेस्ट लेक्चरर्स ने सभी 5 संभागों में प्रदर्शन किया और इस दौरान सामूहिक मुंडन करवाया। कांग्रेस के घोषणा पत्र की प्रतियां भी जलाईं। गेस्ट लेक्चरर ने शासन पर सौतेले बर्ताव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में सभी अनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने का वायदा किया गया था, लेकिन शासन की कमेटी में इन बिंदुओं का जिक्र ही नहीं है। इसके अलावा यूजीसी के तय वेतनमान के आधे से भी कम वेतन दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें 1 साल में केवल 6 महीने का काम दिया जाता है। उनकी मांगों के तहत 11 महीने नौकरी, एक मुश्त मासिक वेतन और 65 साल तक की स्थायी नौकरी शामिल है। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि शासन यूजीसी के दिशा निर्देशों को अनदेखा कर रहा है। सरकार से 3 मांग रखे हैं, उसके विरोध में हमने मुंडन कार्य कराया है। हमारी 3 मुख्य मांगे हैं, अविलंब नियुक्ति और 11 माह का पूर्णकालिक अवधि, एक मुश्त मासिक वेतनमान, स्थानांतरण से सुरक्षा स्थिति। सरकार हमारी मांगों को पूरी अनदेखी करी, सौतेला व्यवहार, शुरू से हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे। हम लोग को 3 महीने के लिए, लास्ट ईयर अभी देखें 2021 में ही हमको 3 महीने के लिए यहाँ नियुक्ति दी गई थी और उसके बाद से हमको यहाँ फिर से बिठा दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।